बेटा वॉइस आ रही है सबको? यस मैम। ईशान्या बेटा आपकी जी की क्लास ओवर हो गई या फिर रहती है अभी? मैम जस्ट अभी ओवर हुई है। ठीक है, वेट करते हैं, बाकी बच्चों को भी आ जाने देते हैं। बेटा 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। आपको अगर थोड़ा 5 मिनट में आपको ब्रेक चाहिए, 5 मिनट का ब्रेक समझ लो आप, ठीक है? बेटा तो 5 क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। रीजनिंग में सबसे पहले तो आपके टॉपिक्स आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ पे 2 से 3 टॉपिक में सेम ही चीज यूज होगी। वो क्या है? सबसे पहले सीरीज, कोडिंग, डी कोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन। ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? सबसे पहले बता दूं आपको, एक ही सिंगल चीज, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, इन तीनों चारों ही टॉपिक्स में आपकी वो चीज यूज होगी। वो क्या है? जैसे कि ए की कोडिंग होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3, इस तरीके से जेड की कोडिंग होती है 26। तो आपको याद क्या करना है? आपको सिर्फ याद करना है सिफिलोरक्स, ठीक है? और उसके नीचे लिख देनी है 3 की टेबल।
आपकी सभी कोडिंग आ जाएंगी, आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी के लिए 3, एफ के लिए 6, आई के लिए 9, ये सारे कोडिंग आ जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में जो लेटर्स होंगे सिर्फ दो दो ही लेटर होंगे, उनको आप इजीली बता सकते हो कौन किससे पहले है और किसके बाद है, ठीक है। इसके अलावा जो कोडिंग होती है वो ऑपोजिट बी की भी होती है, जैसे कि ए के ऑपोजिट होता है जेड, बी के ऑपोजिट होता है वाई। ये देख लो कैसे होती है। ठीक है, अब देखो कैसे हैं। ये एक स्टोरी में मैंने आपको पहले भी याद कराया था, फिर से रिवाइज करा देती हूँ वो, ठीक है। आजाद नाम का एक लड़का था जो क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, इवनिंग में फन करता था, कहाँ पे, जीटी रोड पे। इनको आप याद कर सकते हो इससे भी, शर्ट जी लव, ठीक है, SHIRT और जी, ठीक है। एल और ओ, वी एंड ई, ये आपके ऑपोजिट आ जाएंगे, GTHSIR ये आ गए, ठीक है। इसके बाद बेटा एल ओ आ गया, ई वी भी आ गए इसके अंदर। इसके बाद क्या आएगा, आप क्या सोचोगे। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जैक, ठीक है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके एक मूवी देखने गया, कौन सी मूवी, पी के मूवी देखने गया, ठीक है। और MN क्या बनता है, मैन, ठीक है। हो जाएगा याद, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो इसी का ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, ले लिया। यस मैम। इसका भी ले लो, सिफिलोरक्स आ गया इसमें। ले लिया। अब बेटा इन्हीं चीजों का यूज आपके इन चैप्टर्स में हो जाएगा, सीरीज वाले में हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग में होगा, एनालॉगी में भी होगा और क्लासिफिकेशन में होगा। एक एक करके इन चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं, पूरी रीजनिंग का रिवीजन करना है हमने आज। सबसे पहले आते हैं सीरीज में, ठीक है। मान लो सीरीज में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सीरीज में आपके सामने लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। मान लो ये लिख दिया 1, 8, 27, 64, और यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो क्या चल रहा है सीरीज में, 1 का क्यूब, 125 आएगा। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो यहाँ कर दो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब वो क्या होता है 125। कर लोगे ऐसे, कर लोगे। यस मैम। एक क्वेश्चन करके बताओ फिर। JM LP NSPB, यहाँ बताओ क्या आएगा। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। RY। RY, वेरी गुड, सबका आ गया RY। देखो जे के बाद के को छोड़ के एल, एम को छोड़ के एन, ओ को छोड़ के पी, तो आप भी क्यू को छोड़ के क्या लिख दोगे, आर। एम के बाद देखो एन को, एन और ओ को छोड़ के पी, क्यू और आर को छोड़ के एस, टी और यू को छोड़ के बी, तो डब्ल्यू और एक्स को छोड़ के क्या आएगा वाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, RY। क्लियर है। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन और, जो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन कराए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। लास्ट ईयर भी उन्हीं क्वेश्चंस में से एज इट इज एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। कौन सा आया था ये देखो, इसके ऑप्शंस हैं A B C D,
बी बी सी सी, बी डी बी ए, या फिर ए बी डी बी? बताओ क्या ऑप्शन आएगा? DDBA। बी डी बी ए। ऐसे क्वेश्चंस को बेटा कैसे करोगे? इन क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है। लास्ट ईयर भी तुम्हारे एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया था ये। देखो कैसे करना है। या तो आप एक एक ऑप्शन उठाओ और पुट करके देखो, ठीक है? ऑप्शन उठा के पुट करके देखोगे तो क्या होगा, उसमें से जहां पे भी आपकी सही सीरीज बन रही है वही आंसर हो सकता है आपका उससे ना आए, आप उससे टाइम ज्यादा लगे। तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके होंगे इससे सोल्व। आप बड़े वाला ग्रुप ले लो, बट बिगर ग्रुप इनमें से कौन सा है? बी सी डी, ठीक है? तो देखो बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, तो यहाँ पे सी से पहले ये बी सी और डी आ गया। अब देखो सीरीज क्या बनी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बन गई सीरीज ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो देखो क्या आया आंसर, बी डी बी ए। किसमें है बी डी बी ए? इसमें है बी डी बी ए। ये आंसर सही हो गया। क्लियर है? कर लोगे? मैम ये वाला नहीं आया समझ में। इसमें क्या करना है, आपने बिगर ग्रुप लेना है। कौन कर रहा है, किसको समझ में नहीं आया, पहले एक बार नाम बताओ। मैम कार्तिक बीच में अभी मेरी मीटिंग ली। बेटा आपने लेट ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया है। देखो बता देती हूँ, लास्ट बिगर यानी बिगर ग्रुप आप इसमें करोगे। एक सेकंड होल्ड करो। बिगर ग्रुप लोगे आप, देखो बिगर ग्रुप कैसे लिया जा रहा है, बी सी और डी से। बिगर ग्रुप में बी सी डी है तो ऐसे ही कर दो। सी से पहले क्या आएगा, बी सी डी। क्या सीरीज बनी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सीरीज बन गई। तो आंसर छाट लो कौन सा आएगा, बी डी बी ए। किसमें है, बी डी बी ए इसमें है। क्लियर है कार्तिक? या मैम। ओके। मैम जो आपने कल टेस्ट के लिंक्स भेजे थे उसके अंदर जो रीजनिंग वाला था, उसके अंदर एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जो मुझे समझ के आया था, वो एक बार आप बता सकते? बेटा आप अपना डाउट मुझे पर्सनली सेंड कर देना, मैं उसको पर्सनली क्लियर करा दूंगी आपके को, ठीक है? ओके मैम। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। एक क्वेश्चन अब आप मुझे करके दिखाओगे। बताओ क्या आंसर आएगा, और आंसर फास्ट दोगे जल्दी से। मैम थर्ड R R W J W J M M R M। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जिसका नहीं हुआ वो देखो, आप बिगर ग्रुप उठाओगे, आर के डब्ल्यू उठा लिया तो के से पहले क्या है, आर के डब्ल्यू। देखो क्या बनी, जे आर के डब्ल्यू एम, जे आर के डब्ल्यू एम, जे आर के डब्ल्यू एम, बन गई सीरीज। तो देख लो क्या बना, आर डब्ल्यू जे एम आर एम, आर डब्ल्यू जे एम आर एम, इसी में। क्लियर है सबको? कर लोगे भाई सब? हाँ भाई जवाब तो दे दो बेटा। यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक मैम एक क्वेश्चन था। ये हो गया सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम वो मैम रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, मतलब ठीक है अप्रोक्सीमेटली बता देती हैं? अलग अलग कोई नंबर डिफाइन नहीं किए हुए हैं। रीजनिंग कितने नंबर की आएगी वो चीज आपको मिल जाएगी साइट पे, ठीक है? रीजनिंग कितने नंबर की आ रही है, मैथ्स कितने नंबर का आ रहा है, एप्टीट्यूड कितने नंबर की आ रही है, एनसीईआरटी कितने नंबर की आ रही है। लेकिन अगर आप प्रॉपर चैप्टर देखोगे कि ये चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, ये चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, वो नहीं दिखेगा आपको।
हाँ, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग टोटली कितने नंबर की आएगी वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। ओके मैम। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में पहली सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। जैसे मैंगो को अगर इसने लिखा है NBOHP, तो ये कोई और वर्ड दे देगा, उसको कैसे लिखेंगे? एप्पल को कैसे लिखेंगे फिर? देखो मैंगो में क्या किया है, M के बाद N आता है, A के बाद B आता है, N के बाद O, G के बाद H, O के बाद P, यानी +1 कर दिया हर जगह। ऐसे ही यहाँ कर दोगे, A के बाद B, P के बाद Q, P के बाद Q, L के बाद M, E के बाद F, ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? इज इट क्लियर? यस मैम। बेटा इसके अलावा जो कोडिंग डिकोडिंग है आपकी, लेटर कोडिंग होती है और एक नंबर कोडिंग होती है। लेटर कोडिंग तो यही होती है, लेटर टू लेटर। नंबर कोडिंग किस तरीके से होती है वो देखो। जैसे मान लो अगर दिल्ली को लिखा है 451289, तो मुंबई को क्या लिखेंगे? देखो क्या किया है, सिफिलोरक्स में अगर देखोगे तो डी की कोडिंग 4 है, ई की कोडिंग 5 है, एल को 12 बोलते हैं, एच को का नंबर होता है 8 और आई का होता है 9। ये टोटली सिफिलोरक्स के अकॉर्डिंग है, तो इसको भी सिफिलोरक्स के अकॉर्डिंग कर दो। एम का आ जाएगा 13, यू का 21, फिर एम का 13, बी का 2, ए का 1, आई का 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। एक क्वेश्चन अब आप मुझे करके बताओगे। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। मैम क्या? जो कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन? क्लास में कराए हुए हैं, मैंने आपको सारी रिकॉर्डिंग्स भी भेजी हुई हैं। आई थिंक आपके यस मैम। पास की हर एक क्लास की सेपरेट रिकॉर्डिंग भी होगी, मैंने सारी भेजी हुई है ग्रुप में। चेक करना है, या तो मेरे नंबर से मिलेंगी या फिर सर के नंबर से। सारी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में है, कोई डाउट आए आप उनको देख सकते हो। उसमें हर एक चैप्टर बिल्कुल डीप में बताया हुआ है। देखो अगर रिजेक्ट को ये लिखा है तो टारगेट को क्या लिखेंगे आप करके बताएंगे। इसको जल्दी से करो, इसको बहुत कम टाइम है आपके पास, जल्दी करो। मैम UCUKJZ। UCUKJZ, वेरी गुड। देखो क्या किया इसने, आर के बाद एस आता है +1 कर दिया, ई के बाद एफ को छोड़ के जी +2 कर दिया, फिर यहाँ पे +3 कर दिया, यही किया है +1। फिर यहाँ पे क्या किया +2, फिर जे के बाद एम पे +3, ई के बाद आई +4, सी के बाद एच +5, टी के बाद जेड +6। इस तरीके से किया है। आप ही यहाँ पे ऐसे ही करोगे। टी के बाद क्या आ जाएगा, टी में +1 करोगे तो यू, ए में +2 करोगे तो सी, आर में +3 करोगे यू आ जाएगा, जी में +4 करोगे के आ जाएगा, ई में +5 करोगे तो जे, और टी में +6 करोगे तो जेड। क्लियर है? मैच है सबका आंसर? कर लोगे बेटा? अरे भाई जवाब तो दे दो।
Yes, ma'am. ओके, तो आगे आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटीज, ठीक है। सिमिलैरिटीज मतलब सेम, इसमें ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी चीजें नहीं है, ना ही इसमें कोई आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है ना लॉन्ग ट्रिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग करने का कोई मतलब ही नहीं है। A/B प्रोपोर्शन C/D, इसका मतलब रेशियो या प्रोपोर्शन से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका जो सीधा सीधा सा मतलब निकलता है वो निकलता है कि A और B के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन होगा C और D के बीच में, ठीक है। तो आपके सामने अगर ये दे दिया क्वेश्चन, Z Y F, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? स्मॉल, मैम ई, क्या आएगा? स्मॉल। बेटा Z से पहले Y आता है तो F से पहले क्या आता है? E आता है, यस मैम। तो स्मॉल E आएगा। बस इस तरीके से आपको करना है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे बात क्या है मेन एनालॉजी में बेटा आपकी नॉलेज चेक कर रहा है वो, ठीक है। अगर आपकी जनरल नॉलेज जो है, आपकी नॉलेज के अंदर का क्वेश्चन आया तो आप उसको हिट कर दोगे, आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी नॉलेज के अंदर का क्वेश्चन नहीं आया है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ मैं, वो बताना। दिल्ली, गलत लिख दिया, इंडिया कंट्री है तो दिल्ली, यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ? यूनियन State. टेरिटरी। क्या? स्टेट। यूटी। यूनियन टेरिटरी। बेटा दिल्ली स्टेट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपको Union Territory. यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपको स्टेट मिलेगा, पहला ऑप्शन स्टेट, आप उसी को टिक करोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा यूटी, कर लोगे? यस मैम। अब इसके बाद आता है बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है? क्लासिफिकेशन का सीधा सीधा मीनिंग है ओड वन आउट, ठीक है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से जो अलग ऑप्शन है वो आपको छांटना है, ठीक है। जैसे कि 4 ऑप्शन ले लेते हैं, आईज, नोज, हेयर, और ले लेते हैं बॉन। बताओ क्या आएगा? बोन। फास्ट, बोन आएगा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है ना ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, और बोन क्या है? इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। क्लियर है? कर लोगे भाई सब? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन में देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं बेटा, ब्लड रिलेशन में आएंगे खून के रिश्ते। स्टेप वर्ड या फिर सौतेला वर्ड इसमें यूज नहीं होगा, ठीक है। खून के ही रिश्ते आएंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके रिलेशंस होते हैं वो पीढ़ियां जब अलग होती हैं तो आप उनको अलग अलग लेवल पे शो करते हो। जैसे कि बीच में यहाँ तो आ गए हम, ठीक है, हमसे ऊपर आ गए हमारे पेरेंट्स, उससे ऊपर आ गए ग्रैंड पेरेंट्स, उससे ऊपर आ गए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, उससे ऊपर आ गए ट्रिपल जी पेरेंट्स। ऐसे ऊपर जाते जाएंगे और नीचे कौन आएगा?
नीचे आ जाएंगे हमारे चिल्ड्रन, उससे नीचे आ जाएंगे ग्रैंड चिल्ड्रन, उससे नीचे जी ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन। ये चीज क्लियर है सबको? अब आगे देखो, जो कैटेगरी आती है, ये कैटेगरी लेवल वाली तो हम अलग अलग लेवल पे ही डाल देंगे, ठीक है। अब जो कैटेगरी आती है वो होती है एक तो मेल या दूसरी फीमेल, ठीक है। तो मेल के लिए हम यूज करते हैं बॉक्स और फीमेल के लिए यूज करते हैं सर्कल, ठीक है। इसके अलावा जो रिलेशन होते हैं एक ही लेवल पे, सेम लेवल पे बेटा दो ही तरह के रिलेशन हो सकते हैं। क्या रिलेशन? या तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा या फिर सिबलिंग्स का रिलेशन होगा। ये मत कहना मामा मौसी भी तो हो सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मामा मौसी जो होते हैं बेटा उनका लेवल अलग हो गया, ठीक है। मामा मौसी हमारी पीढ़ी में नहीं आएंगे, वो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी में आएंगे। जैसे मैंने बताई यहाँ पे लेवल हो गया अलग अलग। तो हस्बैंड और वाइफ के लिए क्या यूज करेंगे हम? एरो यूज करेंगे। सिबलिंग्स के लिए क्या यूज करेंगे? सिर्फ ये यूज करेंगे लाइन, ठीक है। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं होता। सिबलिंग्स में हम जो है यूज करते हैं, कौन कौन आ जाते हैं सिबलिंग्स में? भाई बहन आ जाएंगे, भाई भाई आ जाएगा, बहन बहन आ जाएगी, तीनों ही तरह के आ जाएंगे। जरूरी नहीं है भाई बहन के लिए ये सिर्फ बहन भाई के लिए है, या बहनें नहीं आ सकती भाई नहीं आ सकते, बिल्कुल आ जाएंगे, तो सब आ जाएंगे जिनके बीच में भाई बहन का रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद बेटा, इसके बाद क्या शो करना है? इसके बाद आपको कुछ रिलेशंस बता देती हूँ। कुछ रिलेशन हमारे होते हैं हमारे पापा की साइड से, कुछ रिलेशन होते हैं हमारी मम्मा की साइड से, यानी कुछ रिलेशन फादर की साइड से, कुछ मदर की साइड से। अब जो फादर की साइड से रिलेशन होंगे, फादर को हम क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं, ठीक है। पी फॉर पापा। तो फादर की साइड पे फादर का जो भाई हो जाएगा, फादर की बहनें हो जाएंगी, ठीक है। फादर का, जैसे कि फादर की तरफ से कौन कौन रिलेशन आ गया हमारे पास? ताऊ, चाचा, फूफा। इनको हम क्या बोलेंगे? पैटर्नल अंकल। पैटर्नल याद करने का तरीका है पी फॉर पापा, पी फॉर पैटर्नल, ठीक है। पैटर्नल अंकल। अगर आगे ताई, चाची या बुआ, तो इनको बोलेंगे पैटर्नल आंट। क्यों? क्योंकि ये हमारे फादर की साइड से रिलेटेड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? अब आगे आ यस जाते। मैम। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग कोई क्लास में हो ही नहीं। अब मदर की साइड से आ जाते हैं। एम फॉर मदर, एम फॉर मम्मा, इसको हम माँ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मम्मा की साइड से कौन कौन आ जाएंगे? मामा और मौसा। तो इनको बोलेंगे मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल। इसके अलावा आ जाएंगी मामी और मौसी, तो उसको बोलेंगे मैटरनल आंट। तो ध्यान से देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जो पापा की साइड से है तो पैटर्नल अंकल आंट, मम्मा की साइड से है तो मैटरनल अंकल या आंट। क्लियर है? यस मैम। आपकी पूरा ब्लड रिलेशन सिर्फ इस चीज के अंदर कैद है। पूरा ब्लड रिलेशन सॉल्व कर सकते हो बेटा आप। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब दूसरी बात मैं बता दूं, आपको हो सकता है दिक्कत हो इन चीजों में, किसमें? आप रिलेशंस को बताने में थोड़ा सा हिचको, ठीक है, आपको पता ना चले, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका पेपर बायलैंग्वेज होता है, आप अपने क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो कि वहां पे जो है आपका क्वेश्चन हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पे आपको प्रॉपर वर्ड लिखा होगा। मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट में या पैटर्नल में आप अगर कंफ्यूज हो जाओ तो वहां हिंदी में आपको प्रॉपर मिलेगा मामा, चाचा या ताऊ, ठीक है। वहां पे सेम नहीं मिलेगा, हिंदी में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है।
बिल्कुल प्रॉपर। और वो इसीलिए क्योंकि हम इंडियन हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, हम हिंदी में ज्यादा बेटर फील करते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी की हेल्प ले सकते हो, अपने बायलैंग्वेज पेपर की हेल्प ले सकते हो। इससे आगे चलते हैं। अब ब्लड रिलेशन में बेटा जो क्वेश्चंस है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपको इंग्लिश में करने में टाइम लगेगा और हिंदी में उनको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, पहले इंग्लिश में बताती हूँ, आप सोल्व करके देखना। जो बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश सोल्व कर सकता है जल्दी इजीली, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो नहीं कर सकता वो हिंदी की हेल्प लेगा और उसको इजीली सोल्व करेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसने बोला हाउ इज माई mother's mother in law only son related to me। करो, ट्राई करो इसको। मैम फादर। वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में बताती हूँ। मेरी माँ की सास का इकलौता बेटा, माँ की सास, खुद को रख के देख लो, माँ की सास कौन हो गई? दादी। दादी का इकलौता बेटा कौन हो गया? पापा। क्लियर है? कर लोगे भाई? यस मैम। Yes. ओके, तो अब एक डायग्राम वाला क्वेश्चन बता देती हूँ, डायग्राम कैसे बनाना है। वैसे तो क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ नॉर्मली बिना डायग्राम के भी हो सकता है। ए एंड बी आर मैरिड कपल। ए इज द father of C, but C is not the son of B. How is C related to B? देखो डायग्राम कैसे बनाना है। डॉटर, वेरी गुड। देखो डायग्राम बताने वाली हूँ मैं, डायग्राम कैसे बनाना है। ए एंड बी आर अ मैरिड कपल। ए और बी कौन है? मैरिड कपल है, तो हमने एरो का साइन लगा दिया। ठीक है, ए इज द फादर ऑफ सी। ए कौन है? सी का फादर है, हमने पीढ़ी अलग कर दी। फादर है तो ये कौन हो गया? मेल, इसको बॉक्स में कर दिया। ये मेल है तो इसकी वाइफ क्या? ये फीमेल हो गई। ठीक है, अब C इज नॉट द सन ऑफ B। बेटा ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, C इनका बच्चा है, तो C अगर A का बच्चा है तो B का भी बच्चा होगा। C उसका फादर हो गया तो B उसकी मदर हो जाएगी। ठीक है, इसने बोला C B का बेटा नहीं है, पहले इसने बोल दिया A इज द फादर ऑफ C, A उसका पिता है लेकिन B का बेटा नहीं है। अब ध्यान से देखो, B उसका बेटा, B का बेटा नहीं है तो B तो उसकी माँ है, बेटा नहीं है तो क्या हो गया? बेटी होगी। होगी कि नहीं होगी? Yes. ठीक है, अब सी उसका बेटा नहीं है तो बेटी है। तुम्हें बताना है सी बी से कैसे रिलेटेड है, सी का बी से क्या रिलेशन है? डॉटर। कर लोगे क्वेश्चंस? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। ये तो टॉपिक थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा जो टॉपिक्स है उस पे आ जाते हैं। सबसे पहले आते हैं डाइस पे। ठीक है, डाइस में ज्यादा डीपली तो जाएगा नहीं वो, लेकिन फिर भी मैं स्टैंडर्ड डाइस आपको बता देती हूँ। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है? स्टैंडर्ड डाइस वो होती है बेटा स्टैंडर्ड डाइस होती है जिसकी जो ऑपोजिट साइड्स का सम कितना होता है? 7। 1 के ऑपोजिट 6 होता है, 2 के ऑपोजिट 5 हो सकता है, 3 के ऑपोजिट 4 होता है। ये स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स होता है। ठीक है, अब अगर स्टैंडर्ड डाइस उसने नहीं दी तो बेटा एक डाइस की जितनी फोटो देगा ना उतनी ही फोटो आपके लिए बेटर है सोल्व करने के लिए। अगर एक ही डाइस की 2 फोटो देगा, बेटा डाइस के टोटल 6 पेजेस होते हैं। ठीक है, 1 से 6 तक नंबर लिखा हुआ होता है।
अब अगर वो एडजस्ट करके उसकी फोटो खींचेगा तो एक बार में 3 ही फेस दिखाई देंगे आपको, कुछ इस तरीके से 3 ही फेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो उन 3 फेस, उन्हीं फेसेस की जो वो कैसे भी घुमा फिरा के फोटो दे सकता है। अब अगर आपको 2 फोटो उसने दी है, ठीक है, 2 फोटो में क्या हो सकता है चारों तीनों नंबर इसमें ये तीनों सारे के सारे कॉमन हो सकता है कोई 2 नंबर कॉमन हो, ये भी हो सकता है कोई 1 नंबर कॉमन हो, और ये भी हो सकता है कि कोई नंबर कॉमन ना हो। तो अगर सभी कॉमन है तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर सभी कॉमन हो गए, मान लो 3 4 5 है, इधर भी 4 3 5 है, इसका मतलब तो एक ही फोटो घुमा के ले रखी है। सेल्फी एक बार राइट साइड से ले ली, फिर लेफ्ट साइड से ले ली, बात तो एक ही है। ठीक है, फोटो कैसे भी लिए, बात तो एक ही। इसमें तो हम किसी के भी ऑपोजिट कोई भी शो नहीं कर सकते, एक ही फोटो बार बार घुमा के ले रखी है। या फिर अगर कोई नंबर कॉमन ना हो तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है दोनों में तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, और सभी नंबर कॉमन है तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। यानी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं सिर्फ 2 ही कंडीशन में। कौन कौन सी कंडीशन में? पहली ये कि जब 2 नंबर कॉमन हो, और दूसरी ये कि जब 1 नंबर कॉमन हो। देखो 2 नंबर कॉमन होंगे तो कैसे चलेगा? तो कौन कॉमन है यहाँ पे? 2 एंड 4 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 एंड 4 आ रहा है। ठीक है, जब 2 नंबर कॉमन हो तो आप सीधा सीधा बता सकते हो जो वो नंबर अनकॉमन है। अनकॉमन कौन है? 3 और 5। तो 3 के ऑपोजिट होगा 5, और 5 के ऑपोजिट होगा 3। क्लियर है? लेकिन इसमें आप बाकियों का नहीं बता सकते, आप सिर्फ एक का ही बता सकते हो। सबका अगर बताना है तो अगर एक नंबर कॉमन है तभी बता सकते हो आप। देखो वो कैसे। जो कॉमन नंबर है उसको उठाओगे और वहां से क्लॉकवाइज घूमोगे, जिस दिशा में घड़ी चलती है। कौन कौन आया रास्ते में? पहले 2 से शुरू किया, 4 रास्ते में आया, 5 पे एंड किया। और इसमें करो क्लॉकवाइज घूमो, 2 से शुरू किया, 1 रास्ते में आया, 6 पे एंड किया। तो 4 के ऑपोजिट 1 है, 5 के ऑपोजिट 6 है, बच गया कौन? 2 के ऑपोजिट 3। क्लियर है? Yes, ma'am. कर लोगे? Yes, ma'am. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, काउंटिंग ऑफ फिगर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी करा चुकी हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, ध्यान से देखो। अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं इस तरीके से, 3/3 का अगर आपके सामने स्क्वायर है तो नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करोगे? 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर ये साइज 3/3 का ना हो के 4/3 का हो तो, 2/3 का हो तो, 5/6 का हो तो, 9/2 का हो तो, तब क्या करोगे? मान लो 4/3 का साइज है, ये दोनों एक जैसे नहीं है तो फिर भी ऐसे ही करना है। 4 × 3 12, एक एक कम कर दो। 3 × 2 6, 2 × 1 2। इसे आगे करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद कोई फायदा ही नहीं है। फिर इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 20। कर लोगे? कर लोगे? Yes, ma'am. ओके बेटा, 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, एंड होते ही तुरंत से रिज्वाइन करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपसे पूछ लिया किसी चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं। पहले तो आपको चेस बोर्ड का साइज पता होना चाहिए। चेस बोर्ड का साइज होता है 8/8 का, तो उसमें कितने स्क्वायर्स होंगे? जल्दी से काउंट करके बताओ मुझे। 204. फास्ट